Hi, every tomorrow has two handles. We can take hold of it with the handle of anxiety or the handle of faith. Today is 30th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं जल्दापारा National Park is in West Bengal. Saurav Ghoshal is associated with squash. इंडोनेशिया अपनी कैपिटल रीलोकेट कर रहा है नुसंतारा पे, जकार्ता टू नुसंतारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। आईएनएस खुखरी मेमोरियल इज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटोरी ऑफ दीव। आज के सवाल हैं वेयर इज द वन विहार नेशनल पार्क एंड जू लोकेटेड? इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? Central government under the NCM Act 1992 has notified how many religious minority communities? Who has been appointed as the chief economic advisor? अभी हाल ही में नया नाम आया है, chief economic advisor to the government of India. Who's the author of the book titled The $10 Trillion Dream? So these are questions for today. आज की वोकैबुलरी है सेड्यूलस। सेड्यूलस मतलब होता है बहुत परिश्रमी है, ऑफ अ पर्सन और एक्शन शोइंग डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। पॉपर, पॉपर का मतलब होता है कंगाल, अ वेरी पुअर पर्सन। इन्फैचुएटेड का मतलब होता है मुग्ध होना, पजेस्ड विद एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन और एडमायरेशन फॉर समवन। फॉर्च्यूटस का मतलब होता है आकस्मिक, हैपनिंग बाय एक्सीडेंट और चांस रादर देन डिजाइन। वेरिटी का मतलब होता है सच्चाई, अ ट्रू प्रिंसिपल और बिलीफ, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। तो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अच्छी वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। आज संडे है तो आज आंसर राइटिंग का ऑफ है। तो दिस इज जनवरी 30th, द हिंदू दिल्ली एडिशन। फर्स्ट जो न्यूज है दिस इज अबाउट सर्वेलेंस। सर्वेलेंस एक एनएसओ है, एनएसओ ग्रुप इजराइल का है। इजराइल के एनएसओ ग्रुप का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पेगासस। ये जो सॉफ्टवेयर है वो पेगासस सॉफ्टवेयर है जो एनएसओ ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू एनएसओ ग्रुप ये केवल गवर्नमेंट को ही सेल करता है और गवर्नमेंट इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से सर्वेलेंस कर सकती है। सर्वेलेंस जैसे कि व्हाट्सएप पे पेगासस। तो अभी एक न्यूज ऐसा आया है कि इंडिया बॉट एनएसओ स्पाईवेयर, ऐसा एक रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया गया है। अब ये जो पूरा ओवरऑल टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में ये बात आती है गवर्नमेंट बैक्ड सर्वेलेंस से रिलेटेड क्या लॉज होने चाहिए। वैसे तो इंटरनेट पे सारी एक्टिविटीज जो भी है वो गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकती है, गवर्नमेंट के पास इतना मैंडेट एंड माइट होता है। बट द पॉइंट इज कि अगर ये मॉनिटरिंग हो रहा है फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री या फिर अदर पर्पजेस, तो देयर हैज टू बी सर्टेन रेगुलेशन, सर्टेन लॉज। हमने इससे पहले भी जो डिफरेंट कमिटीज थी, अभी डेटा प्राइवेसी की कमिटी में देखा था, सुप्रीम कोर्ट के वर्जन्स देखे थे, रिपोर्ट्स देखी थी। द आइडिया इज कि अगर गवर्नमेंट बैक्ड सर्वेलेंस होता है तो वो जस्ट एंड फेयर मैनर में होना चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन और जो पार्लियामेंट है इन दोनों का टेस्ट पास हो तभी वो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। तो दिस इज देयर। लेट अस सी एनएसओ स्पाईवेयर। इंडिया इजराइल टाइज इंपॉर्टेंट अमिड ग्लोबल चेंज। अब जैसे ये एनएसओ है ना, ये इजराइल की कंपनी है। इजराइल के साथ हमने 1992 में डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट किए थे और अभी हो गए हैं 30 साल। तो इंडिया इजराइल टाइज इंपॉर्टेंट है अमिड ग्लोबल चेंज। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया तल अवीव में जनवरी 29, 1992 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो तब ये दिल्ली ने एस्टैब्लिश किए थे फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज। एक्चुअली जो इजराइल है ना, इजराइल की जो स्टोरी भी हमने पहले पढ़ा था, जायन मूवमेंट, फिर कैसे इजराइल का यहाँ पे सारे जूइश कम्युनिटी यहाँ पे आई, देन इस एरिया में इजराइल नया स्टेट बना, उसको रिकॉग्निशन नहीं हुआ, फिर बहुत सारी फाइट्स हुई, देन फिर प्रेजेंट फॉर्म में इजराइल कंट्री बना। इजराइल को पॉसिबली और हमेशा से यूएसए का बैकिंग मिला है। तो इजराइल यहाँ पे प्रॉस्पर हुआ इस एरिया में। बट द पॉइंट इज कि इजराइल का जो रिकॉग्निशन है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज है, उसमें काफी टाइम लगा। इंडिया ने 1992 में फॉर्मल टाइज स्टार्ट किए थे और कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा अब्राहम अकॉर्ड। तो जो सऊदी लेड ग्रुप है, स्पेशली जैसे यूएई है, यूएई ने भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर दिए हैं इजराइल से। तो
इसराइल का आज की डेट में जो एक्सेप्टेंस है ना वो बढ़ रहा है। तो दिस इज दैट। बाकी इसराइल और फलस्तीन इशू बना रहता है। इंडिया का स्टैंड जो इसराइल फलस्तीन इशू में है वो कांस्टेंट है कि इंडिया हमेशा टू स्टेट थ्योरी की बात करता है। देयर हैज टू बी इसराइल एंड देयर हैज टू बी फलस्तीन, ये इंडिया बात करता है। तो कंट्री हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अवर पीपल मेंटेन्ड क्लोज रिलेशन टाइम इमेमोरियल। तो ये जो जूइश कम्युनिटी है ना, पहले ये कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड थी, वाइडली स्प्रेड थी। और जो जूइश कम्युनिटी है ये बिजनेस एंड इकोनॉमिकली काफ़ी प्रॉस्परस कम्युनिटी रही है। यूएसए वगैरह में भी जूइश कम्युनिटी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो जूइश कम्युनिटी का जायन मूवमेंट के थ्रू उन्होंने एक होमलैंड बनाने की कोशिश की और वो था दिस इजराइल। अब जो जूइश कम्युनिटी है इसके साथ एक और अनफॉर्चुनेट दिस हिस्ट्री रहा है कि दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी। बट इंडिया ही ऐसा कहा जाता है, एक ऐसा कंट्री रहा है जहाँ पे सारे जिस सेक्ट को बड़े ऑनरेबली और फेयर वे में डील किया गया, ट्रीटमेंट मिला। तो दिस इज दैट। तो दैट इज वाई जो जूइश कम्युनिटी है इसके साथ भी हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। सी इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो जूइश है वो इंडिया में फ्लरिश हुआ है बिकॉज इंडिया का कॉन्सेप्ट ही यही रहा है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्लरिश्ड हियर वाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रेटली टू अवर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दिस इज द मैसेज। फिर इंडिया ने एक लोगो भी लॉन्च किया अभी, स्टार ऑफ डेविड एंड द अशोका चक्र। ये यूज होगा इन इवेंट्स टू सेलिब्रेट द लैंडमार्क ईयर इन बायलैटरल टाइज। तो देखिए ये है स्टार ऑफ डेविड एंड अशोक चक्र, इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप, 30 इयर्स ऑफ इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप। अब बिकॉज 30 साल हो गए ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हो गई है, एक माइलस्टोन है। तो अभी इसमें देखना, इससे अगर आईआर में बायलैटरल टाइज आते हैं तो इजराइल के आने का बहुत ज़्यादा चांस होगा, इंडिया इजराइल। अब जो नेक्स्ट है वो है बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स रिज्यूम डायलॉग। तो ये है जैसे बीएसएफ अटारी वाघा बॉर्डर नियर अमृतसर, में यहाँ पे गया हूँ, बड़ा औसम सा यहाँ पे पूरा सेरेमनीज होती है। तो दिस इज अटारी वाघा बॉर्डर, वन स्टेप फॉरवर्ड। तो बात ये है कि इंडियन साइड जैसे पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, ड्रोन का इंकर्जन अभी एक नया फॉर्म ऑफ दिस थ्रेट आ गया है। तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 और जो राइजिंग टेंशंस थे उसके कारण ये डायलॉग्स बंद हो गए थे। ये डायलॉग्स अब वापस रिज्यूम हुए हैं, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड दीज रेंजर्स। तो अभी 2 मीटिंग हुआ, देन बोथ साइड्स अग्रीड टू कंडक्ट मीटिंग रेगुलर इंटरवल पे। जो डायलॉग्स एंड टॉक्स होते हैं इससे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन बना रहता है। तो बहुत सारे जो टेंशन वाली बातें होती है ना वो एस्केलेट नहीं होती, वो नीचे के लेवल पे ही सॉल्व हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है। सो दैट इज वाई डायलॉग्स होने चाहिए। वैसे तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी भी होता है और एक होता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। पिछले कुछ टाइम पे ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का भी काफी न्यूज देखा था। आप बताओ ये क्या होता है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पर बात है डायलॉग्स चालू होंगे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम हमेशा से चाहते हैं। ये जो नया वॉरफेयर है ड्रोन रिलेटेड, ये वॉयलेट करता है इंटरनेशनल बाउंड्री को, इंडिया ने ऑब्जेक्शंस उठाए। ये ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स एंड अम्यूनिशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के थ्रू इंडिया की बॉर्डर में सप्लाई करते हैं। तो इससे हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो बीएसएफ ने यहाँ पे बताया रेगुलर रिकवरी भी होती है यहाँ पे। तो देयर इज वार्निंग बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो डायलॉग्स हैं उसको रिज्यूम किया जा रहा है। तो दिस इज अटारी वाघा बॉर्डर। अब जो नेक्स्ट है, अब जैसे ड्रोन्स की बात करते हैं तो ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अभी हुआ, बीटिंग रिट्रीट, यहाँ ड्रोन्स का बड़ा अच्छा शो हुआ था अभी। ये सेंट्रल विस्टा है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। अब ये मार्क करती है एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 29 जनवरी तक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होते ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन भी दिस एंड होता है। 23 जनवरी इसलिए हुआ बिकॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। देन 29 को होता है बीटिंग द रिट्रीट। तो जितनी भी आर्मी हमारी आर्म्ड फोर्सेस आई थी बैरक से बाहर, सारा प्रोग्राम फंक्शंस करके नाउ रिटर्निंग बैक टू द बैरक्स। सो दैट इज व्हाई दिस इज बीटिंग द रिट्रीट। अब जैसे पहले यहाँ पे अभी दूसरी लाइटिंग्स थी, अभी यहाँ पे लेजर शो भी बड़ा अच्छा हो गया है, ड्रोन्स का भी बहुत अच्छा यहाँ पे शो हुआ है विजय चौक पे। सो दिस इज दैट। अब तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये नेक्स्ट पेज है सी, ये ऐसा होता है बीटिंग रिट्रीट, बड़ा अच्छा ऑसम होता है, मैंने ये भी देखा है। ट्राई सर्विसेज बैंड परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इन न्यू दिल्ली।
तो ये विजय चौक है। 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस भी आ रहा है। एनुअल बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुआ विजय चौक में ऑन संडे। तो इस बार जैसे ये ब्लॉक्स हैं, ये नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स हैं और इधर प्रेसिडेंट का हाउस है, तो यहाँ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक है। 1000 ड्रोन्स हैं। हिस्टोरिक वेन्यू में यहाँ पे बड़ा अच्छा शो हुआ। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ये होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के चीफ, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये वहाँ वेन्यू में थे। अनफर्ल्ड किया ट्राई कलर और बैंड्स ने दिस वीर सैनिक ट्यून वहाँ पे बजाया। बाकी इतने सारा पूरा मिलिट्री के बैंड्स यहाँ पे थे और टॉप ऑफिशियल्स भी थे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ एंड ऑल। देन इसके बाद फुट टैपिंग ट्यून्स थी, पाइप्स, ड्रम्स, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड सीएपीएफ सब ने मिलके यहाँ पे म्यूजिक शो किया। अब बीच में ये न्यूज़ आया था कि कौन सी ट्यून्स प्ले होनी चाहिए, क्या बॉलीवुड की होनी चाहिए, इंग्लिश ट्यून्स होनी चाहिए या फिर जो लोकल है उसको एनकरेज करना चाहिए। इस पे थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था। तो इस बार की जो बीआरटी सेरेमनी थी उसमें केरला, हिंद की सेना, ए मेरे वतन के लोगों, ये सारी ट्यून्स वहाँ पे प्लेस किया गया। अबाइड विद मी जो था वो इस बार नहीं प्ले किया गया। देन इसके बाद ये जो ड्रोन का शो था ये हुआ बाय बॉटलैब डायनामिक्स, एक स्टार्टअप है बॉटलैब डायनामिक्स। इसने यहाँ बड़ा वंडरफुल ड्रोन शो किया। दिस स्टार्टअप इज बैक्ड बाय आईआईटी दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सैटरडे सेरेमनी थी, 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 23 तारीख को स्टार्ट हुआ था और 29 को ये एंड हुआ। कोविड-19 लॉकडाउन, रीओपन जिम, स्पास, डिमांड्स ऑनर बिकॉज ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स। देन दिस इज इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल। ये कंटेनर्स हैं, एक्चुअली ऐसे कंटेनर्स ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं, शिप, बट ये कंटेनर्स यहाँ पे रखे हैं और ये मेक शिफ्ट जो माइग्रेंट्स हैं उनका रेसिडेंस बनाया गया है, बट यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो करेक्ट नहीं है, तो दिस इज इनह्यूमन। देन कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं, बट डोंट ड्रॉप द गार्ड्स। अभी एक नया कोई वेरिएंट का भी न्यूज आ रहा था, डोंट ड्रॉप द गार्ड्स, वैक्सीनेशन एंड कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल इज द ओनली वे आउट। हेल्पिंग हैंड्स है, जैसे देखिए ये कितना अच्छा आइडिया है। पीपल कलेक्टिंग फूड गिवन बाय रोटी बैंक फाउंडेशन वॉलंटियर इन हैदराबाद। ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर, कोई केस स्टडी लिखना है, कोई एग्जाम्पल लिखना है, आप ये वर्ड यूज करो, रोटी बैंक फाउंडेशन। मतलब ऐसा कुछ आइडिया करते हैं, क्योंकि इस बार भी जैसे सवाल आया था, हंगर, माल न्यूट्रिशन से किसी भी टाइप का डेथ नहीं होना चाहिए। ये दोनों प्रायोरिटी एरियाज है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराना। तो जैसे माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस हुआ, तो व्हाई नॉट वी कैन हैव दिस रोटी बैंक फाउंडेशन। इससे एक और फायदा होगा, अक्सर हमारे यहाँ फूड का वेस्टेज भी बहुत होता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में कई बार सामान बिका नहीं तो उनका फूड वेस्ट हो जाता है। तो व्हाई नॉट वी हैव दिस सिस्टम की जिसमें जो सरप्लस कहीं पे फूड है या कोई मैरिज वगैरह है, वहाँ पे लाइक बाराती नहीं है, बहुत सारा खाना बच गया है, तो वो खाना किसी तरीके से रीरूट करें हम इधर नीडी लोगों पे। तो रोटी बैंक फाउंडेशन इस टाइप का कुछ हम सोच सकते हैं। गुड। देन दिस इज केरला टू रिवैम्प टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो गेटिंग अ फेस लिफ्ट। अब जैसे केरला है, केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल, बट प्रॉब्लम अगेन कोविड-19 टूरिस्ट नहीं आ रहे और ये टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है यहाँ की, टूरिज्म बेस्ड। तो जैसे मुन्नार है, थेक्कडी है, रिवैम्प किया जा रहा है टूरिज्म इन केरला के लिए। एम इज टू स्टिमुलेट एंड स्ट्रेंथन द सेक्टर। तो मेजर डेस्टिनेशन है जैसे बैकाल, थिक्कडी, मुन्नार, यहाँ पे एफर्ट्स है टू स्ट्रेंथन द सेक्टर। वी आर कंडक्टिंग डेस्टिनेशन रिव्यू, इंटरेक्शन जो है, टूरिज्म जो है इसमें फीडबैक बड़ा मैटर करता है कि जो टूरिस्ट आपके यहाँ आ रहे हैं वो आके खुश होके जाए, वहां से उनका एक प्लेजर है, बिकॉज टूरिज्म के लिए वो आ रहे हैं। तो टूरिज्म एक मतलब कुछ सौरो टाइप का केस नहीं हो जाए वहां पे, या फिर अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं हो जाए। तो दैट इज वाई यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी जरूरी रहती है कि सेफ्टी सिक्योरिटी एंड कंफर्ट रिलेटेड टू से एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स भी हो रहे हैं, अननेसेसरी दिस ट्रबल्स नहीं हो रही, दीज थिंग्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म इज अ प्रायोरिटी। हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करें। नॉर्थ कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्दर्न स्टेट्स में इतना अपॉर्चुनिटी है, इधर वेस्ट में है, इधर नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, सेंट्रल इंडिया, इंडिया इज फुल ऑफ दिस टूरिज्म। तो टूरिज्म एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, डोमेस्टिक टूरिज्म। इसको कंफर्टेबल बनाया जाए, एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस बने, लोकल डेस्टिनेशन। अब जैसे प्रॉब्लम्स क्या आती है, जैसे ये होती है डिफिकल्टी यहाँ आती है, जैसे इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी है,
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है वहाँ पे, तो टूरिस्ट वहाँ जाना क्यों पसंद करेंगे? तो इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी लाना चाहिए, बिकॉज हमने एक और इकोनॉमी की रिपोर्ट में पढ़ा था, जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर बहुत बुरी तरह पिटा है कोविड-19 के कारण। और सर्विस सेक्टर में भी जो टूरिज्म है, टूरिज्म में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, थोड़ा पुश करते हैं तो मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सो दैट इज वेयर टूरिज्म हमारा फोकस एरिया होना चाहिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देन दिस इज नेक्स्ट वन, इंडिया इजराइल टाइज क्रूशियल है अमिड ग्लोबल चेंज। तो इस बात पे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नफ्ताली बेनेट ने भी बताया। ओके, देन इसके बाद कंटिन्यूड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, 75th ईयर इंडिया अभी मना रहा है इंडिपेंडेंस का दिस ईयर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर ने डिलीनिएट किया स्मॉलर वाटर बॉडीज एंड कैनाल्स। अब बिकॉज जम्मू कश्मीर मतलब हिमालयन स्टेट, तो यहाँ ना वाटर बॉडीज बहुत है, वाटर बॉडीज, लेक्स, कैनाल्स लाइक दैट, और प्लस रिवर्स भी है। ये जो श्रीनगर है ये किस रिवर पे बना है बताइए, और मिएंडरिंग क्या होता है ये भी बताइए। इस रिवर की स्पेशलिटी है कि ये मिएंडरिंग करती है, वो भी अर्ली स्टेज पे, तो रिवर का नाम और मिएंडरिंग। तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, वाटर बॉडीज एंड कैनाल्स। तो द पॉइंट इज कि जैसे यहाँ पे शिकारा वगैरह भी है, अगेन अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वाटर इकोसिस्टम अप्रोप्रिएट नहीं होता है और उससे आती है डिफिकल्टी। तो जैसे दिस गैर मुमकिन खाद, दरिया, नाला, इन सब चीज़ों को करेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट डिलीनिएट कर रही है, एक रिकॉर्ड तैयार कर रही है, और इस रिकॉर्ड के थ्रू इन सब वाटर बॉडीज को रिवैम्प करने की कोशिश की जाएगी। सो दिस इज दैट। देन दिस इज पोल स्टिमुलस, डिमांड स्टिमुलस पैकेज। अब जैसे केरला की प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम दिस जम्मू एंड कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर भी प्राइमरली टूरिज्म पे रिलाई करता है, तो टूरिज्म नहीं है बिकॉज कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग गया, तो दैट इज वाई वो स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहे हैं। ले ऑफ हो रहा है, नौकरियां जा रही है, डिस्ट्रेस सेल हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लॉकडाउन एंड रिस्ट्रिक्शंस के कारण। सो दिस इज देयर, सी लॉकडाउन अलार्म ट्रेवलर्स, 50% ऑफ टूरिस्ट इनफ्लक्स हैज कम डाउन, 50%। तो ऑब्वियसली यहाँ की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी। अभी वैसे जो कोविड-19 है उसका इतना इम्पैक्ट यहाँ दिख नहीं रहा है। द पॉइंट इज इस चीज को भी एड्रेस करना है, स्टिमुलस पैकेज। WHO ऑफिशियल सेज फोकस मस्ट बी ऑन रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन। WHO का फिर एक नया थ्योरी है, ट्रांसमिशन कम करें। सी कोविड का केवल दो ही चीज है, एक तो वैक्सीनेशन, दूसरा खुद से अपने लेवल पे कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें। दिस इज द ओनली वे आउट। इंडिया ओमान टू होल्ड 10th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग। अब ये ओमान इंडिया का बड़ा फ्रेंडली कंट्री है, फ्रेंडशिप काफी अच्छी है ओमान के साथ, तो इसके साथ हम जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन करते हैं। तो ड्यूरिंग द विजिट ऑफ यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से यहाँ पे इन्होंने बात बताया, आफ्टर अ गैप ऑफ 3 ईयर फिर से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, कोऑपरेशन कमेटी। तो दिस इज अगेन गुड। कॉम्प्रिहेंसिवली इवेलुएट करेंगे, रोड मैप करेंगे, स्ट्रेंथन द डिफेंस टाइज, नेवी चीफ एंड दिस। जोधपुर में एयरफोर्स एक्सरसाइज भी होगी। देन MOU भी साइन किया था, दिस एक्सचेंज, डिफेंस एक्सचेंज का। अब सी ओमान, ओमान का पहले लोकेशन देखिए, दिस इज लोकेशन ओमान, ये ओमान है ना। अब ये जो ओमान है ना, ये जो ओमान है, यहाँ पायरेसी भी बहुत होती है, पायरेट्स भी बहुत है इस एरिया में, इस एरिया में। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए, इस पायरेट्स को रोकने के लिए ओमान का कोऑपरेशन जरूरी होता है। तो दैट इज वाई इंडिया ओमान यहाँ पे काफी क्लोज टाइज रखते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी। अब जैसे एक्सपोर्ट टू इंडिया ओमान क्या करता है, डेट्स आता है, डाई, रूट्स, पर्ल्स, शार्क फिन्स, आलमंड, हर्बल मेडिसिन, सिल्क वर्म, सल्फर फ्रॉम द गल्फ, ये चीजें एक्सपोर्ट होती है, मतलब इंडिया आती है। और इंडिया से इधर क्या जाता है, राइस, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, क्लोथ एंड वुडिंग फॉर शिप बिल्डिंग। तो दिस इज इंडिया एंड ओमान। अब यहाँ बात है कि एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग करेंगे गल्फ ऑफ अडन पे। इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया है P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग के लिए। पायरेसी क्या होता है कि वर्ल्ड का जो मैक्सिमम शिपमेंट होता है वो सी के थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो कंटेनर्स हैं, शिप लेके जा रही है, उसको लूट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पायरेसी। तो एंटी पायरेसी पेट्रोल होगा दिस साला इन ओमान फ्यू ओकेशन पे, और ऑपरेशनल टर्न अराउंड।
ओमान एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में भी, ये भी कुछ ही दिन पहले एक्टिविटी हुआ था, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। सो दिस इज इंडिया एंड ओमान। ओके, अब ये है पैरासिटिक प्लांट फाउंड इन निकोबार इको हॉटस्पॉट। तो निकोबार हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकली हॉटस्पॉट उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस भी है और वो थ्रेटन्ड है, तो दैट इज हॉटस्पॉट। जैसे वेस्टर्न घाट इज अ हॉटस्पॉट, यहाँ भी एक हॉटस्पॉट है। तो एक पैरासिटिक प्लांट फाउंड हुआ है, इस टाइप की स्टडी आती रहती है। इसका नाम है दिस सेप्टेम मैरांथस, इसका नाम है। तो ये ग्रो हुआ है प्लांट स्पीशीज से, इस जीनस का है, ये पैरासिटिक फ्लावर प्लांट है। रूट स्ट्रक्चर स्प्रेड ऑन द स्टेम ऑफ द ट्री एंड एंकर्ड इनसाइड द बार्क ऑफ द होस्ट ट्री। अब हमने इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट इकोलॉजी में स्पीशीज का इंटरेक्शन पढ़ा था, प्लस माइनस माइनस लाइक दैट। पैरासाइट्स यूजुअली क्या होते हैं, वो दूसरों पे फीड करते हैं। तो ये पैरासाइट है, ये किसी ट्री को, होस्ट ट्री के ऊपर फीड कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। तो मतलब विन विन, ये एज अ पैरासाइट दूसरे से अपने रिसोर्सेज ले रहा है होस्ट ट्री से, अगर वो जरूरत नहीं पूरी हो रही है तो ये खुद से भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो सेल्फ केपेबल भी है फ्लावर बर्ड। इसकी हार्ट शेप्ड का लीव है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है ये। कहाँ पर? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नियर निकोबार ग्रुप पे, अंडमान एंड निकोबार। तो ये इसका लोकेशन हो गया, हार्ट शेप्ड है ये, लीव्स है इसकी। ओके, लैटिन वर्ड होता है सेप्टम, मतलब 7, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स के कारण। एक सीरीज होती है, मैथ्स इज रियली गुड, एक फिबोनाची सीक्वेंस होती है। फिबोनाची सीक्वेंस मतलब दिस टर्म प्रीवियस टू का सम इज नेक्स्ट सम। फिबोनाची सीक्वेंस में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना, तो जो रेशियो है दिस टर्म और प्रीवियस टर्म का, वो कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फी। ऐसा भी बोला जाता है कि फिबोनाची सीक्वेंस है ना, नेचर में भी सिमेट्री होती है। तो जो फिबोनाची सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं, आपको वो पैटर्न नेचर में ज्यादा दिखाई देगा, जैसे कितने फ्लावर्स का पेटल्स है, बर्ड्स कितने ग्रुप में हो रहा है, ऐसा। एक बुक है एक्चुअली, डा विंसी कोड, उसमें ऐसा कुछ थ्योरी दिया था, दिस फिबोनाची सीक्वेंस एक्चुअली हाउ वाई इट इज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे ये सेप्टम है 7, रेफरिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स का अरेंजमेंट। देन दिस इज फीड्स टैक्सोनॉमी है, तो बस हमें इसका नाम याद रखना है। दिस इज एक ऐसा स्पीशीज मिला है निकोबार इको हॉटस्पॉट। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज होती है, ये सब याद वगैरह होती नहीं है, इनका आने के चांसेस भी बड़े कम होते हैं, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए व्हाट इज इको हॉटस्पॉट, पैरासिटिक प्लांट्स क्या है, इंटरेक्शन कैसे होता है स्पीशीज के बीच में, लाइक दैट। अब इंडियन स्टूडेंट्स कैसे जाएं चाइना उनको वापस ले ही नहीं रहा है। कोविड-19 के बाद से जो कर्ब्स लगे हैं, वो रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, तो जो है वो अभी लिम्बो पे है। बाइडेन टू सेंड ट्रूप्स टू यूरोप अमिड यूक्रेन डिप्लोमेसी पुश। तो बाइडेन अब यूक्रेन के सपोर्ट में आएंगे, यूएस फोर्सेस आएगी, तो रशिया भी यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय है। लेट अस सी वॉर टाइप सिचुएशन बनती है या नहीं। देन वेरसिटी कवर्स अप दिस टियानमेन ट्रिब्यूट, दिस इज चाइना, एंड चाइना सप्रेस करता है दिस डिसेंट को। स्नो बॉम्ब अनलिशेस ब्लिजार्ड ऑन ईस्टर्न यूएस, न्यूयॉर्क और बॉस्टन अफेक्ट हुआ है, स्टॉर्म आया है, स्टॉर्म नियर हरिकेन, जैसा हमारा साइक्लोन, इनका हरिकेन। तो ये यूएसए में आया, पावर डिसरप्ट होता है, नेशनल वेदर सर्विसेज ने बताया। अब बहुत तेजी से वॉट एक्चुअली क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, पूरा जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, ये होता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ दिस लैंड के कारण। डिफरेंशियल रिसीव होता है सोलर इंसोलेशन, कहीं ज्यादा गर्मी कहीं कम। इससे क्या होता है, विंड का मूवमेंट होता है, हॉट विंड ऊपर आएगी, देन उसको फिल करने के लिए सरफेस पे विंड आएगी। जितनी भी वेदर एक्टिविटीज है ना, सब इसी के कारण होती है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, बिकॉज अर्थ थोड़ा टिल्टेड भी है। अब इससे क्या होता है कि जैसे सडन अपड्राफ्ट हो रहा है, तो पानी जो हवा है वो तेजी से ऊपर जाएगी, उसमें मॉइस्चर भी होगा, ऊपर जाके वो दिस जमेगी, फिर नीचे आएगी, फिर सडन ऊपर आ रही है, ऐसे करके ना दिस आइस बॉल्स बनने लग जाते हैं, और फिर इसी टाइप से ये वेदर फिनोमिनन हुआ है और ब्लिजार्ड यहाँ पे आया है। फर्दर इसके लिए ज्योग्राफी की बुक बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी क्लास 11th की, जो दोनों बुक्स है वो पढ़ना है। इवन 11th 12th चारों बुक्स जो ज्योग्राफी की है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना है। गिव मी टाइम, मैं कल पॉजिटिवली आपको बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट रोड मैप कि इस 5 जून को जो एग्जाम है इसको कैसे क्रैक करना है। एंड मार्क माय वर्ड्स, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। हम वी आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स दिस टाइम। ओके, सो दिस इज स्नो बॉम्ब अनलिशेस।
और दिस इज टीवी इन टर्की ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फैमिली वैल्यूज, आर्दोगन ने बताया, डिक्री टू द इफेक्ट। अब ये ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें अब ज़्यादा नहीं जाना है हमें डिटेल में। नॉट सो क्वाइट, दिस इज ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। यहाँ ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जैसे सोलर स्टॉर्म आता है, सोलर क्या है, सन है, सन में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है। तो सोलर स्टॉर्म, मैसिव सोलर स्टॉर्म इतने साल पहले आया। अब इसमें भी क्या होता है, सन स्पॉट एक्टिविटी होती है, कभी एक फेज आता है बहुत हीट आ रही है, फिर एक फेज आ रहा है नहीं आ रही है। तो जो सन का क्वाइट फेज था वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे था, ये एक स्टडी में बताया, हाई एक्टिविटी। ये है सॉन्ग स्पैरो प्लेलिस्ट। नेचर में क्या होता है, जैसे जो मेल स्पीशीज होती है वो एट टाइम्स इस टाइप का सिंगिंग एंड ऑल एक्टिविटीज करती है टू गेट द फीमेल अटेंशन। तो दिस इज सॉन्ग स्पैरो। स्पैरो जो है वो इस टाइप से सॉन्ग्स गाता है फॉर 30 मिनट्स लाइक दैट, और उसको शफल भी करता रहता है डीजे की तरह। दिस इज दैट। देन दिस इज ओमिक्रॉन। अब साइंटिस्ट स्पॉट अ ब्लिंकिंग स्टार्स, टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। अगेन दिस इज वन थ्योरी, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती है। हम कोई नया स्टार मिला है, उसकी फाइंडिंग मिला है कि वो किस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा एक्सोटिक एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट मिला है, हाइपोथेसिस है कि किस ट्रेजेक्टरी में ये मूव होगा। एक्चुअली हमारा सन भी एक स्टार है, हमारा सन एक मिडिल एज्ड स्टार है, हमारे सन का आगे क्या प्रोग्रेशन होगा, दीज ऑल थिंग्स वी ट्राई टू लाइक नो कि ये किस टाइप से हो रहा है। तो दिस इज मैग्नेट आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। अगेन वन थ्योरी। न्यू स्टडी डॉक्यूमेंट्स द सॉन्ग ऑफ फ्रॉग स्पीशीज। तो फ्रॉग्स में एक डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स कॉल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये स्टडी है एनिमल बिहेवियर को समझने के लिए। फ्रॉग्स टाइप है, ये किस टाइप की स्टडी कॉल्स आते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया। ये एंडेमिक है इस रीजन के वेस्टर्न घाट्स में फ्रॉग्स। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक क्रोक, रिबिट, ऐसे डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस जो यहाँ पे दिस हो रहा है। ओके, देन दिस इज अनरेवलिंग द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ, दिस इज हींग। हींग, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज असफेटिडा। ओके, सो दिस इज हींग। हींग खाते हैं ना हमारे इंडियन कल्चर में, दिस इज वेरी पॉपुलर हींग। तो दिस इज हींग। हींग एक्चुअली ईरान, हमारे यहाँ नहीं मिलती हींग, प्राइमरली ईरान और अफगानिस्तान में मिलती है। और हमारे यहाँ भी कुछ टाइम पहले हिमाचल में हींग प्रोडक्शन करने की बात थी। तो दैट इज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमारे कल्चर में इसका वैल्यू भी बहुत है, बिकॉज ये मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका, मेडिसिनल वैल्यू। तो जो हींग है ये, इसको हर कल्चर में है, ये हमारे स्मेल बहुत अच्छी होती है और ये यूज होती है खाने में और मेडिसिन में भी। पुराने जो हमारे टेक्स्ट हैं उसमें भी इसका मेंशन है, भगवत पुराण, दिस महाभारत एंड ऑल। तो द पॉइंट इज हम इससे फैमिलराइज हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो हींग है प्राइमरली पर्शिया में मिलती है, मतलब आज का डेट का ईरान। लेटिन वर्ड है, स्टिंकिंग स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। देन जो विकिपीडिया है इसमें जूइश कम्युनिटी है उसका भी बताया कि यहाँ पर भी इसको मिशनाहा नाम से जाना जाता था। काबुली वाला ड्राई फ्रूट्स, जैसे जो टैगोर की बुक है उनमें लिखता होता है काबुली वाला, तो काबुली वाला ड्राई फ्रूट्स मतलब अफगानिस्तान। सो द पॉइंट इज हम इससे फैमिलराइज रहे हैं। अब ये थिक गम होता है, रेजिन होता है, थिक गम रेजिन, जो टैप रूट्स में मिलता है दिस प्लांट फेरुला दिस फैमिली का। तो ये मेडिसिन की तरह होता है, ये काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप वायरसेस में भी हेल्प करता है फाइट करने पर। आयुर्वेदा में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। डेफिशिएंसी ऑफ पित्त, वात, कफ वगैरह में हींग बैलेंसिंग डोज की तरह काम करती है। होम रेमेडी, हिकअप्स, हिचकी बहुत आ रही है तो हींग आप खा लो विद बटर, तो हिचकी बंद हो जाएगी एंड द हिकअप स्टॉप। देन इसके बाद हमने इसको इंडिया में प्रोड्यूस करने की कोशिश किया। तो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी ने लाहौल स्पीति एरिया हिमाचल प्रदेश में इसको हमने ग्रो करना चाहा। कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है जो सिमिलर है ईरान और अफगानिस्तान जहाँ ट्रेडिशनली हींग बनती है। तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश में हमने हींग प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें हमें कुछ प्रोग्रेस भी मिला है। मिल्की वाइट और रेड टाइप का यहाँ पे हींग प्रोड्यूस किया, गुड। तो हिमाचल प्रदेश बेसिकली, जैसे ये भी पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर पोटैटो, पीज मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। अब हींग भी एक ऑप्शन मिल गया, तो दिस इज गुड। आयुर्वेदा में इसका इम्पोर्टेंस है, तो दिस इज एंटीवायरल भी है, एंटी HIV भी है, ऐसा कुछ स्टडी दिया है। बट अगेन ये जो फाइंडिंग्स होती है ना, इसको क्लिनिकली प्रूवन होना भी जरूरी होता है। बट ओवरऑल दिस इज गुड फॉर लाइक हेल्दी डाइट में, दिस इज गुड।
इज इट पॉसिबल टू रीग्रो अ फ्रॉग्स लॉस्ट लेग? जैसे जो छिपकली होती है इसका आप देखना, ये जो पूंछ होती है वापस रीग्रो हो जाती है। तो हम भी हमेशा ऐसे फैसिनेटेड होते हैं कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लाए, जैसे स्पाइडरमैन मूवी में एक था कि जो बॉडी पार्ट्स हैं, लिम्स हैं वगैरह, वो वापस रीग्रो कर पाए। तो हम इस टाइप का रिसर्च करते रहते हैं। तो जैसे फ्रॉग है, लॉस्ट लेग उसका रीग्रो हो पाता है, ऐसा एक स्टडी आया, नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही थी। सो दिस इज देयर, रीग्रोन लिम्स। देन अवार्ड्स एंड कंसेंट, ये जो भी कंट्रोवर्सी हुआ है पद्म अवार्ड्स में, एक्चुअली क्या होता है, अवार्ड्स देने से पहले जिसको दिया जा रहा है, जो बैकग्राउंड में जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उससे कांटेक्ट करते हैं, सब बताते हैं दिस अनाउंसमेंट होने वाला है, ताकि ऐसा नहीं हो कि अनाउंसमेंट होने के बाद फिर समबडी से नो। इससे अननेसेसरी अवार्ड्स का भी जो पूरा रेपुटेशन एंड ऑल, वो भी इट्स नॉट राइट। सो इस चीज में अभी ये आया है कि अवार्ड के लिए जो मना किया, तो कंसेंट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली मना तो कर सकते हैं, बट ये चीज पहले पूछी जाती है, दिस शुड हैव बीन डन। हु फाइनलाइज द लिस्ट फॉर पद्म अवार्ड? सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर द भारत रत्न। तो भारत रत्न तो टॉप मोस्ट है, इसके बाद आते हैं पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन है। सिविलियन मतलब आम, और मिलिट्री फौज वाले वो अलग होते हैं, ये सिविलियन है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंट्री में दिए जाते हैं दिस पद्म अवार्ड। इनकी 3 कैटेगरी है, ये पब्लिक सर्विस, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, इन सब में देते हैं। इसका पीडीएफ मैंने शेयर किया है टेलीग्राम पे, हैव अ लुक, मोर देन सफिशिएंट है, उसमें सारा डेटा लिखा हुआ है। 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। हु डिसाइड्स द अवार्ड? तो एक कमिटी बनती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर, कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड करते हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी भी होते हैं, एमिनेंट पर्संस होते हैं, और ये सब मिलके एक लिस्ट बनाते हैं। अब इस लिस्ट को अप्रूवल मिलता है, फिर प्रेसिडेंट इसको गजट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर देते हैं शॉर्ट लिस्ट करके। रेसिपिएंट डिक्लाइन कर सकता है अवार्ड, रूल्स इस पे साइलेंट है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट यूजुअली कन्वेंशन ये है कि अनाउंसमेंट से पहले उस पर्सन को बताया जाता है हम आपको ये अवार्ड दे रहे हैं, ऑल इज वेल, देन सब ऑल वेल होता है, तब फिर अनाउंसमेंट होता है। तो इस बात पे यहाँ पे सवाल है। प्रेसिडेंट है, पहले भी एक बार ऐसा हुआ है, कई दफे हुआ है कि अवार्ड्स दिस नो हुआ है, दिस इज देयर। अब व्हाट डज द अवार्ड एंटेल्स? तो रेसिपिएंट जो होते हैं उनको एक सानद मिलता है, सर्टिफिकेट, प्रेसिडेंट एंड मेडालियन, और सफिक्स और प्रीफिक्स में ये अवार्ड आप ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज हमारा ये कल्चर नहीं है कि हम शो ऑफ कर रहे हैं पद्मश्री लाइक दिस, नो। तो यूजुअली प्रीफिक्स सफिक्स आप ऐसे नहीं यूज कर सकते। अब ये आज का टॉपिक है, कैन अ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बी अवर्टेड? अब सी, दिस इज द ब्यूटी, हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, कोई चीज स्किप नहीं होगी, हर एस्पेक्ट कवर होगा, बट ग्रेजुअली होगा, ये नहीं स्टैंड अलोन वीडियो टाइप की एक दिन में सब पढ़ लिया, नो। और ये स्ट्रैटेजी सही रहती है, इससे चीजें ज्यादा रिटेन रहती है। तो देखिए, कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं दिस यूक्रेन क्राइसिस, हमने इसका लोकेशन भी देख लिया था, ये इंडिया है, और ये जो एरिया है दिस ब्लैक सी के ऊपर, ये यहाँ जो दिख रहा है, दिस इज यूक्रेन क्राइसिस। अब यहाँ है रशिया, ये रशिया की बॉर्डर है, सी दिस इज रशिया, और ये जो रीजन है, ये ब्लैक सी भी हमने मैप बना लिया, ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर है बेलारस, फिर लिथुआनिया, फिर लाटविया। लिथुआनिया अभी क्यों न्यूज था, चाइना, ताइवान रिकॉग्निशन, फिर इधर बाल्टिक सी आ जाता है। ये जो एरिया दिख रहा है ये रशिया के पास है, और फिर यहाँ पे पोलैंड आ जाता है, पोलैंड, और ये है यूक्रेन। ये नाइपर रिवर है, ये ऐसे आ रही है, और ये कीव इसकी कैपिटल है। अब ये जो रिवर आ रही है ब्लैक सी में आ रही है, ब्लैक सी में ये जो पार्ट दिख रहा था दिस इज अ पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब 3 साइड वाटर, सो दैट इज वाई दिस वाज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड दिस क्रीमियन पेनिनसुला। और ये सी ऑफ अजोव है, ये कौन सी स्ट्रेट है, नाम बताइए, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट। तो ये सी ऑफ अजोव है, और ये ब्लैक सी है, और ये क्राइमियन पेनिनसुला है। जो 2014 का टाइम है वो है, यहाँ पर रशिया ने क्राइमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया रशिया के लिए। अब ये पूरा ब्लैक सी उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो बात आ रही है वो दिस डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन की है, वो यहाँ पर है। अब एक्चुअली क्या है, रशिया के साथ ही ये पहले क्लोजर टाइज थे, यूएसएसआर था, तो यहाँ की पॉपुलेशन में रशियन एथनिसिटी के भी ज्यादा हैं, तो दे वांट लाइक कि ये रशिया के साथ होना चाहिए। तो रशिया नाउ वांट दिस एंटायर रीजन डोनेट्स्क एंड लुहांस्क विद इट। प्लस एक तो पॉइंट ये हो गया कि रशिया यहाँ पे इस एरिया को लेना चाहता है। सेकेंड जो ये है कि यहाँ अब आता है दिस इज ईस्टर्न यूरोप, दिस इज ईस्टर्न यूरोप। यहाँ से आ रही है नाटो की फोर्सेस, नाटो की फोर्सेस एक्सपैंड करती जा रही है।
तो ये हार्टलैंड था, इसको माना गया कि पेरिफेरल एरिया है रशिया का, बफर की तरह काम कर रहा है ताकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आ जाए वो नाटो के साथ। तो ये एरिया जो है अगर नाटो में आएगा तो रशिया, मॉस्को कितना पास आ गया सी, ये यूक्रेन है और ये मॉस्को है, मिसाइल्स की रीच पे आ गया, तो रशिया ये नहीं चाहेगा। तो रशिया चाहता है कि ये जो स्टेट्स हैं, ये बफर स्टेट्स हैं, ये बने रहने चाहिए ताकि नाटो का प्रोग्रेशन नहीं हो। नाटो जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है, रशिया वांट्स कि इसको चेक करना जरूरी है और व्लादिमीर पुतिन इस बात पे ज्यादा एग्रेसिव एंड असर्टिव हो रहे हैं। अब रशिया ने यहाँ पे इतनी ट्रूप्स लगा रखी है और रशिया बोल रहा है नाटो अगर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करेगा तो हम पूरे यूक्रेन को ही अपने अंदर ले लेंगे, मिला लेंगे। तो इससे जो है वो सिक्योरिटी, बाइडेन ने अपनी फोर्स, अभी यूएसए फोर्सेस सेंड करने का बताया, क्लैशेस हो सकते हैं, वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन आ सकती है। तो व्लादिमीर पुतिन की भी जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है, बिकॉज रशिया इज नाउ पुश्ड टू द कॉर्नर। बाल्टिक कंट्रीज में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पहले नाटो के मेंबर कम थे, अब नाटो के मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टोनिया, और दिस इज अ काइंड ऑफ मिलिट्री ब्लॉक। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया हो गया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया भी हो गया, ये सब आ गए नाटो में, और ये पहले वार्सा पैक्ट में सोवियत के साथ थे। तो रशिया कॉर्नर्ड फील कर रहा है। देन नाटो को बोला गया कि आप रोल बैक करो, अभी नहीं, 90 वाली सिचुएशन में, मतलब ये सारे कंट्रीज को भी आप नाटो से अलग करो, ये रशिया की डिमांड है, वरना हम डिप्लॉयमेंट करेंगे और नेसेसरी मेजर्स लेंगे। अब यूएस क्या बोलता है, ओपन डोर पॉलिसी, रूल्ड आउट चेंजिंग नाटोज ओपन डोर पॉलिसी एटलीस्ट इन थ्योरी, कि हम नए मेंबर और नहीं ला रहे, बट यूक्रेन हमेशा टेम्प्ट होता है नाटो की तरफ आने का, और इस बात पे रशिया इसको अलाउ नहीं करना चाहता। पुतिन के पास ऑप्शन क्या है, क्रीमिया ऑलरेडी आ चुका है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉर होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हम, मतलब जो पुतिन है वो फॉर टाइम बीइंग से लुहांस्क और डोनेट्स रिपब्लिक को, ईस्टर्न यूक्रेन को रशिया में मिलाने का हो सकता है, ये प्रोबेबली होगा। देन इसके बाद रशिया डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, रशिया जस्ट वांट सम रेस्पेक्ट कि ये जो पेरिफेरल एरिया है उधर बफर जोन बना रहे, जैसे सी ऑफ अजोव हुआ, लैंड ब्रिज बन जाएगा बॉर्डर टू क्रीमिया में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो जोन है ये रशिया ले लेगा, अपने पास हो जाएगा, लेट अस सी। अब ये चीज़ है। अब इसके बाद इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया का ऐसा कोई डायरेक्ट स्टेक है नहीं यहाँ पे, हम बस पीस चाहते हैं, जो एनर्जी सप्लाई है वो बनी रहे। प्लस एक और कंसर्न है कि अगर रशिया के साथ ज़्यादा कॉर्नर किया जाता है रशिया को, तो रशिया अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाएगा चाइना, और चाइना का पपेट इधर पाकिस्तान है। ये जो एक्सेस बनेगा ना, वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, बिकॉज रशिया पे हम अपनी डिफेंस सप्लाईज के लिए हेविली डिपेंडेंट है। पीसफुल रिजोल्यूशन हो, सस्टेन डिप्लोमेटिक हो, स्टेबिलिटी हो, रेगुलर टॉक्स जो इंडिया बोलता है वो है। हमने ऑल्दो जैसे जनरल असेंबली में कंडम का था, हमने वहाँ पे एब्सटेन कर लिया जब क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स किया था। रिस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी होना है, बिकॉज रशिया इन दी एंड इज एन इम्पॉर्टेंट दिस मिलिट्री पार्टनर, सप्लायर है इंडिया के लिए। डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो बने रहे, ये ओवरऑल इंडिया का स्टैंड है। हाउ इज यूएस टैकलिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपसेस? एक सबसे वरिज्म ट्रेंड क्या हो रहा है पता है? वरिज्म ट्रेंड ये हो रहा है कि जो टीनेजर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो इतना ज्यादा ओपिनियनेटेड हो रहे हैं, इतना ज्यादा एंगर आ रहा है, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। स्पेशली ये सब चीजें इंटरनेट एक्सपोजर के कारण और ज्यादा वर्जन हो गई है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो सोचने का है। तो दैट इज वाई कैंपसेस, स्कूल्स, इवन हम एट टाइम्स बुक्स में भी, जो ऑफिशियल बुक्स है, सच टाइप ऑफ कंटेंट हम वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं कि विच इज नॉट राइट। यंग माइंड्स जो हैं उधर हमें पॉजिटिव वैल्यू सिस्टम की तरफ ज्यादा उन्हें पुश करना चाहिए। सच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल नॉट राइट। द पीपल्स विदाउट अ स्टेट, अभी अगेन रेगुलर चकमाज एंड हजोंग का है, पिछले 3-4 दिन से इसे देख रहे हैं, चकमाज एंड हजोंग। ये क्या है? दीज आर लाइक, इनको माइग्रेट करना पड़ गया था, माइग्रेट, बिकॉज ये पहले रहते थे 1964 के पहले रहते थे इधर कप्ताई डैम के आसपास, जो कि था दिस बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान था बांग्लादेश। तो इस डैम के आसपास रहते थे, कप्ताई डैम, करनफुली रिवर पे डैम बना, तो इतने सारे लोग चकमास जो थे इनको चिटगोंग हिल ट्रैक छोड़ के भागना पड़ा, और फिर ये आ गए इंडिया में। तो ये एक पॉइंट ऑफ वरी था। देन अब इंडिया में आ गए तो 1964 के बाद अब पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, तो आज की डेट में जो लोकल्स हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में है, वो वरिड फील करने लग जाते हैं, एप्रीहेंशंस हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे टेंशन्स राइज होते हैं। और अभी एक बात आया था कि इधर एक सेंसस कराया जाए,
पॉपुलेशन का आइडेंटिफिकेशन हो कि माइग्रेंट का अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, सिटीजनशिप रिलेटेड बात हो, दीज ऑल आर द थिंग्स। तो ये जो हजोंग्स हैं ये भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया यहाँ पे आए थे, चकमा एंड हजोंग, तो दे आर लिविंग इन इंडिया। अब बात है सेकेंड थर्ड जनरेशन आ गई है, व्हाट टू डू, पॉपुलेशन का कैसे सेंसस किया जाए, कैसे उसको रेगुलराइज किया जाए, लोकल्स के जो एथनिक कंसर्न्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं, उसको कैसे डील किया जाए। तो ये बुद्धिस्ट चकमाज हैं, हिंदू हजोंग्स हैं, केम फ्रॉम दिस प्रेजेंट डे बांग्लादेश। तो दिस इज देयर, लेट अस सी अब यहाँ पे क्या होता है। ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया था, उन्होंने कहा था स्पीड अप करो इस एंटायर प्रोसेस को रेगुलराइज करने का। अभी उस पर और क्या डेवलपमेंट्स है विल सी। अब ये हो गया है टाटा का एयर इंडिया, ईपीएफ कवर देगा। एक्चुअली एम्प्लॉयज में कंसर्न है कि अब ये प्राइवेटाइजेशन हो गया है, टाटा के पास चला गया है, तो व्हाट नेक्स्ट। देन ड्यूटी फ्री कॉटन का इंपोर्ट विद क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस की बात है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, दिस टेक्सटाइल ड्यूटी फ्री कॉटन। पैंडेमिक ने एक्सेलरेट किया है ई सिग्नेचर एडॉप्शन, फर्म्स वेरी ऑफ टेक टुक द प्लंज, टेक्नोलॉजी पुश। देन सॉफ्टवेयर कोडिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आज लेटेस्ट सी क्या होता है, दो चैंपियंस हैं नडाल, लेटेस्ट सी 21 सेकेंड ऑस्ट्रेलियन ओपन मिलता है या नहीं। ये थेयम है, थेयम अगेन सेलिब्रेशन है। थेयम सेलिब्रेशन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कोविड लॉकडाउन, पैंडेमिक हैज struck the performance and livelihood of ritualistic embodiment of deities। जो पैंडेमिक है ना, पैंडेमिक ने इतना इम्पैक्ट किया है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, एवरीवेयर, एजुकेशन, पर लाइवलीहुड। पैंडेमिक ने, कोविड-19 ने लास्ट 2 ईयर्स में सबका लाइफ चेंज कर दिया है। सो इधर अगेन जो हमारे कल्चर है, ट्रेडिशन है, यहाँ जो बात होती थी थेयम सेलिब्रेशन में आर्टिस्ट वगैरह होते थे, इनको ऑडियंस नहीं मिल रहा है, सेलिब्रेशन नहीं है। ये छेंदा होता है, एक ड्रम होता है छेंदा, ढोल टाइप, तो ये चीज़ें भी हैं, ग्रूव्स वगैरह। तो दिस इज द थिंग, थेयम का नाम याद रखना है, थेयम फेस्टिवल है ये। तो दिस इज देयर, जैसे ये क्या है, भूतम थेयम परफॉर्म है दिस कावू में, कावू इस टाइप का ऐसे परफॉर्म करते हैं ये। बट अब कोविड के कारण मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, तो ऑडियंस नहीं मिल पा रही है, तो लाइवलीहुड नहीं हो पा रहा है। सी ये डेकोरेटिव, दिस इज थेयम, ऐसे करके ये यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। दिस इज थेयम ओके, टाइम फॉर ब्लेसिंग्स। ये है दिस छेंदा ड्रमर। देन सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑल्सो वन थिंग, तो दिस इज थेयम। तो थेयम फेस्टिवल में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑलराइट, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज संडे है तो नो आंसर राइटिंग, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।